हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 61 से लेकर 61 टू 70 जो आईसीआई के एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू नंबर 61 जो रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोलता है 60 क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास रहेगा। अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विद 10 शेयर होल्डर। देखिए 10 शेयर होल्डर उनके पास है। अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल 1/10 से कम है ऑफ द कंपनी एंड अप्लाई कर रहा है रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। स्टेट वेदर ए मेंबर हैव ए राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल इन द अबव सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा यह सेक्शन 241 के अंदर रेड विद 244 के साथ अगर हम बात करें तो 244 के अंदर आपको लिमिट बता रखी है कौन कौन कितना कितना किस प्रकार मेंबर जो होंगे अपने अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर। वहां पर बोला गया है कि 110 सबसे पहले बोला गया है 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ मेंबर या फिर 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मेंबर्स के बारे में बात रखा है तो वन मेंबर के केस में क्या रहेगा, आपका 1/10 ऑफ मेंबर जो रहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन सा रहेगा 1/10 ऑफ द मेंबर के लिए। सबसे पहले बोला कि सिंगल मेंबर कैन नॉट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर द रिलीफ। नहीं, गलत बात है कि इन्होंने ए पार्ट ने बोला कि सिंगल मेंबर कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सिंगल मेंबर कर सकता है अगर वो लिमिट के अंदर आता है तो। मान लीजिए उसके पास 1/10 ऑफ द मेंबर है तो वो कर सकता है, यानी कि एक सिंगल पर्सन वो भी कर सकता है। यानी 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल अगर होगी तो वो भी कर सकता है, यानी कि सिंगल पर्सन भी होल्ड कर सकता है उस चीज को। तो यानी कि इसने पहले में बोला कि सिंगल पर्सन कर ही नहीं सकता, तो वो गलत हो जाएगा। बी बोलते हैं मेंबर कैन नॉट अप्लाई एज ही इज होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल। नहीं, कि मेंबर अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट जो रहेगा, देखिए सी पार्ट में हमको बोला गया कि ए मेंबर कैन अप्लाई बीइंग 1/10 कर सकता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर। ठीक है जी, मतलब कि सी जो रहेगा उसके अंदर बोला गया कि आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सी हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 62 आता है। क्वेश्चन नंबर 62 जो रहेगा उसके अंदर भी हमें उसी के जो सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 241 के बारे में ही हमको बता रखा है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ही। वहां पर भी हमको देखना पड़ेगा कि लिमिट किस तरीके से रहेगी सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग। देखिए 500 शेयर्स है किसके पास, डेल्टा लिमिटेड के पास। देखिए क्या है, राम कहते हु हैव होल्डिंग 500 शेयर ऑफ द डेल्टा लिमिटेड। और डेल्टा लिमिटेड के पास कितने, 50,000 शेयर है। यानी कि हमारे पास कितने हो गए, अगर हम बात करें तो जो 1/10 होना चाहिए उससे भी क्या हो गया, बेसिकली कम हो गया। 1/10 हमारे पास नहीं है। इसका मतलब अगर राम चाहे तो बेसिकली वो खुद नहीं कर सकता। वहां पर क्या होगा, 100 या तो 100 मेंबर होने चाहिए आपके पास, मेंबर होंगे, या फिर कहते हैं कि 1/10 ऑफ द मेंबर आ जाएगा, 1/10 ऑफ द मेंबर, या फिर 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में अपने को देखना है यहाँ पर क्या है, और है वर्ड विच एवर इज लोअर जो होगा वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50,000 शेयर्स है डेल्टा लिमिटेड के, और 500 शेयर जो है वो राम ने ले रखे हैं। Ram come to the know that some material changes has been taken place in the company which is prejudice to the interest of the member and also toward the company. Company के अगेंस्ट भी है। He want to make a application under section 241 of the Companies Act 2013 due to the death of the Ram. Petition is filing by his legal heir to the tribunal who has to be position of the minority. मतलब कि राम की डेथ हो गई है। अब कहते हैं कि क्या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें देखिए क्या बोला, इसमें केस लॉ भी आपका आता है इसके अंदर। उसमें क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए अगर जो पिटिशनर है जो फाइल करने वाला, जैसे मान लीजिए राम है, जैसे राम है, अगर राम की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। राम मान लीजिए राम है और इसकी डेथ हो गई है, तो जो लीगल हेयर होगा उसका, जो लीगल हेयर होगा वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो फाइल कर सकता है आपकी पिटिशन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम एलिजिबल है या नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है राम जो है एलिजिबल नहीं है। राम जो है बेसिकली कितना एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी की वजह से, डेथ की वजह से जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका माइनॉरिटी वाला, तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा देखना, पहले वाले में क्या बोला है, फर्स्ट वाले केस में क्या बोला कि नो,
सबसे पहले तो नो आ गया, नो। राम कहते कि वॉज नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 244, ठीक है जी। मेक एप्लीकेशन, तो इसे बोले कि लीगल हेयर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है जी। वहाँ पर हमारा केस लॉ आप पढ़ेंगे कि सेक्शन 241 के अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर वहाँ पर हमने पढ़ा है कि लीगल हेयर आपका कर सकता है। उसके बाद जो बी पार्ट रहेगा वो क्या बोलता है कि यस सिंस राम इज वॉज एलिजिबल, देखिए राम तो एलिजिबल ही नहीं है तो ये काट दो। नो राम वॉज नो एज ए राम वॉज एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन, हिज लीगल हेयर्स हु इज माइनॉरिटी कैन नॉट अप्लाई, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे पास डी जो ऑप्शन रहेगा वो आपका आ जाएगा, यानी कि राम जो होगा वो राम का जो लीगल हेयर होगा वो केस कर सकता है आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 ने क्या बोला था कि 63 पढ़ते हैं, उसमें बोला गया है कि द मेंबर ऑफ शुक्ला लिमिटेड, शुक्ला लिमिटेड का कोई मेंबर है, उसने क्या किया, फाइल किया केस अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट किया। बेसिकली सेक्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सेक्शन 245 के बारे में बात करता है। 245 में आपको क्लास एक्शन शूट के बारे में बता रखा है। टू रिस्ट्रेन, किस लिए किया क्लास एक्शन जो शूट किया, बेसिकली रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर टेकिंग एक्शन कॉन्ट्रेरी टू द रिजोल्यूशन पास बाय द मेंबर, मेंबर ने कोई रिजोल्यूशन पास किया जो कॉन्ट्रेरी, उसको देखते हुए after following due process the NCLT pass an order restraining the company from taking a action. Despite this the company took action contrary to the resolution passed by the member. What can be the penal consequences of the same? अब ये जो सेक्शन जो रहेगा हमारा क्वेश्चन जो रहेगा बेसिकली 63, उसके अंदर हमको क्या पेनल्टी के बारे में हमको बता रखा है कि पेनल्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होगी। अगर मान लीजिए क्लास एक्शन शूट आपने किया लेकिन कंपनी ने उसको कंपनी जो उसका कॉन्ट्रावेंट करती है, तो वहाँ पर बोला गया है कि बेसिकली कितना रहेगा, वहाँ उसने बोला है कि आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपीज़। देखिए इसने बोला कि अप टू नहीं, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज विच मे बी एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन रहेगा, हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा जहां बोला गया कि 5 लाख रुपीज बट विच में बी एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज आपका आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में अगर हम बात करें, 64 ने क्या बोला, 64 बोलता है मिस्टर Derek, a majority shareholder, represent himself to the managing director of Floyd Limited and discharging the function of the managing director. However, he was not appointed as managing director of the company. A group of the 7 members holding 1/10 of the issued share capital. हर किसी ने कितना ले रखा है, 1/12 बेसिकली, यानी कि 1/10 से ज्यादा ले रखा है, ठीक है जी। Which amounting to 1/10 of the paid up share capital of the company, file an application with the NCLT claiming that such act of the Mr. Dark जो दे रखा है was an act of the operation, क्या ऑपरेशन का पार्ट माना जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द फ्लोइड वाज कितना, 72 दे रखे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। अब आपको देखना है बेसिकली कौन सा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 1/10 जो रहेगा बेसिकली 1/10 वाला आपका कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, मेंबर सबसे पहले बोल रखा है कि मेंबर कैन नॉट फाइल ए एप्लीकेशन विद एनसीएलटी एज ए स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज लेस देन 1/10। देखिए 1/10 से तो कम नहीं है, छोड़ दो इसको। आगे बोलते हैं कि द मेंबर कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन विद सिंस लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। 1/10 कम तो नहीं है जी 1/10 से। आगे बोलते हैं सी बोलते हैं कि द मेंबर कैन नॉट फाइल ए एप्लीकेशन विद एनसीएलटी सिंस द गिवन फैक्ट पैटर्न डज नॉट कंप्राइज ए मिस ऑपरेशन। अब मिस ऑपरेशन या जो दे रखा है मिस मैनेजमेंट का ऑपरेशन का केस ही नहीं है, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि मिस ऑपरेशन का केस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 जो रहेगा, जो कि सेक्शन 380 के बारे में बोल रखे हैं। सेक्शन 380 के अंदर क्या बोला गया, उसने फॉरेन कंपनी के बारे में बोलता है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आकर अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करती है, फॉरेन कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लोज नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। साथ में पढ़ते हैं सेक्शन रेड विथ सेक्शन 379 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर बोला गया है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेगी, वहां से 30 डे के अंदर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वह कहाँ सबमिट करने हैं,
आपको न्यू दिल्ली के अंदर 30 डे में आपको करने पड़ेंगे जी, 30 दिन के अंदर आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी के ऊपर बेसिकली बोला गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहते हैं विदेशी लिमिटेड एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ पर, कोलकाता में बनाया है जी, वेस्ट बंगाल के अंदर। सीकिंग द डिलीवरी ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट डिलीवर करने, आप बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको करने पड़ेंगे। देखना आइए, सबसे पहले बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना अपने को, किसको, आरओसी को करना होता है जी, आरओसी को। बिल्कुल जी, देखिए 15 डेज तो आएगा ही नहीं, 15 डेज तो काट ही दीजिए क्योंकि 30 दिन को हमको दे रखा है, तो यानी कि सी और डी में से ही कोई पाएगा। अब सी के अंदर देखना, सी में बोल रखे कि आपको वेस्ट बंगाल में देना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको क्या कहा, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी में क्या बोल रखा है, डी कहते विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस इन इंडिया टू द रजिस्ट्रार हैविंग ए जुडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली में जो होगा वहां अपने को देना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं और हम नहीं सबमिट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने बोला कि अस्टर लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस पीओबी कितना है, कहां पर है, इंडिया में है, एस्टेब्लाइज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑनलाइन ऑफ द डाटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन से आप कर रहे हैं। द सैड कंपनी फेल टू डिलीवर विद इन द प्रीडिस्क्राइब टाइम, जो दे रखा था, सम प्रीडिस्क्राइब डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार। देखिए 30 डेज कितना टाइम पीरियड होता है, देखिए वहां बोला गया 30 दिन में आपको, 30 डेज में आपको सबमिट करने होते हैं, 30 डेज में आपने नहीं दिए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कंटिन्यू अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है उसमें देखना, कंपनी जो है, कंपनी इन कंप्लायंस टू द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट विद द पेनल्टी। देखिए पेनल्टी का सेक्शन आ जाएगा, पेनल्टी का जो सेक्शन है बेसिकली कहा दे रखा है, सेक्शन 392 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, 392, जहां पर पेनल्टी के बारे में बोल रखा है। तो पेनल्टी वहां पर कितनी है, वहां बोल रखी है पेनल्टी कितनी रहेगी, 1 लाख रुपीज पेनल्टी जो रहेगी। आपको इसे बता देते हैं, देखना पेनल्टी जो रहेगी 1 लाख, आपका ऑप्शन आएगा डी। वहां बोल रखा है कि एस्टर लिमिटेड शैल बी पनिशेबल विद द फाइन ऑफ अमाउंट नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए, जो कि बढ़कर कितना हो जाएगा, अप टू 3 लाख रुपए तक हो सकता है। और कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपए इन कंटिन्यू ऑफ ऑफेंस के लिए बेसिकली आपको देना पड़ सकता है। तो यानी कि डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो है हमारे पास एक रट्टे वाला क्वेश्चन है, आपको क्राइमिंग करने वाला क्वेश्चन है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 67 की अगर हम बात करें, कहते हैं कि क्या बोलता है, आइए, रेडिक्स लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड में है, although it is no place of business established in India, इंडिया में है ही नहीं। जब वहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है तो यानी कि कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी है या नहीं है। येट इट अब तक नहीं है, इंगेजिंग इन द ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, स्टेट द इनकरेक्ट कहते कि स्टेटमेंट एज द नेचर ऑफ द रेडिक्स लिमिटेड इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए सेक्शन जो है आपका 242, वहां पर क्या बोलता है, आपका जो कंपनी होगी या बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी वो कहां पर हो, नंबर 1 इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब ठीक है जी, इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो आप फिजिकली करें या किसी एजेंट के थ्रू। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस क्या पर इंडिया में कंडक्ट करेंगे, चाहे आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकल मोड में हो, चाहे आप फिजिकल मोड के अंदर आप कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में क्या था कि इनकोरेक्ट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को बताना अपने को, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखिए गलत कौन सी है। इसे बोला कि इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट इज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो मतलब पहला ही गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है जी, रॉन्ग है। क्यों, ये रॉन्ग इन द सेंस हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि फॉरेन कंपनी नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकल मोड में चले तो वहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिकल मोड में, वहाँ पर आपका फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। वहाँ पर आप कहते हैं कि क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल मोड में भी आप क्या कर सकते हो, उसमें फिजिकल मोड आपका हो सकता है। तो यानी कि ये क्या है, इसने बोला कि नॉट अ फॉरेन कंपनी, जबकि फॉरेन कंपनी है, तो हमारा ए आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, वही हमको बताना था। क्वेश्चन 68 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 68 ने क्या बोला, आइए पढ़ते हैं। इसने बोला कि फार्म कंपनी एलएलसी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर की कंपनी है फार्म कंपनी एलएलसी, पर proposed to establish a place of business in India. The list of the director including Mr. अर्जुन, कौन कौन है, मिस्टर अर्जुन हो गया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि एक कौन है, एमडी है, ओके, एक डायरेक्टर है खाली, ओके, जो कि मिस्टर रणवीर है,
उसके बाद मिस्टर कहते हैं कि लेविना जो दे रखी है बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी बनी होगी उस कंपनी की। अच्छा, मिस्टर मलिक एंड मिस्टर अरबाज रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के रहने वाले हैं, आर द पर्सन हु हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द फार्म कंपनी LLC to accept on behalf of the company to service or process notice and other document required to be served to the farm company LLC in relation to the company established. You are required, you are asked by the farm company LLC with respect to whose declaration was required to submit it to the registrar. किसकी देनी होती है बेसिकली? कंपनी सेक्रेटरी जो होंगे बेसिकली उनको हमको उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी देनी पड़ेगी। यानी कि कौन कौन रहेगा? एक तो जो मतलब कि हमारे डायरेक्टर होंगे, एक तो अर्जुन हमारा डायरेक्टर रहेगा, ठीक है जी, अर्जुन आ जाएगा। एक रणवीर आ जाएगा हमारे पास, वो भी क्या है हमारे पास डायरेक्टर है। और मिस्टर मलिक और अरबाज जो है वो इंडिया के पर्सन है, वो आपके आ जाएंगे। जबकि जो लवीना थी वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया में रहती थी। देखिए क्या बोला लवीना के बारे में कि मिस्टर लवीना क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द फार्म कंपनी LLC सेक्रेटरी है। यानी कि हमको डायरेक्टर के बारे में जो होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है कि हमारे डायरेक्टर कौन कौन से रहेंगे। तो इसका मतलब हमारा डी जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं। 69 ने क्या बोला, देख क्वेश्चन 69 जो रहेगा उसके अंदर बेसिकली क्या बोल रहा है, एक तो आपकी होल्डिंग एक तो है कंपनी आपकी MR, क्या नाम है, MR नाम से कंपनी है। एक इसकी होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है जी MR कंपनी LLC रहेगी, आउटसाइड जो कि बाहर रजिस्टर्ड हुई है। सभी डिसीजन कौन ले रहा है, अब्दुल्ला कंपनी, अबुदलाल कंपनी जो है बेसिकली वो ले रही है। और इसकी एक नीचे सब्सिडरी कंपनी है जो जिसका नाम है फिजी कंपनी, जो कि एक जहाँ पर सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल की। अब इस कंपनी का और इस कंपनी का दोनों का टाइम पीरियड अलग है। तो अब ये बोलता है कि यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या पूछ रखा है। इसने बोला कि यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लाइसेंस ऑफिसर ऑफ टू अमार कंपनी लिमिटेड is required to bringing to the notice of the Amar Company LLC to a requirement in which case the financial year shall be changed to that के होल्डिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग अगर चेंज करो तो क्या करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या बोलता है कि जिस भी कंपनी का डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने वाली है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा कौन सा, देखिए सबसे पहले बोला कि ओन एप्लीकेशन मेड बाय इमार कंपनी। देखिए इमार कंपनी तो करेगी ही नहीं। एप्लीकेशन मेड बाय अब्दुल्ला कंपनी टू अब्दुल्ला क्यों करेगी खाली, इसे बोला कि यह आ जाएगा सी ऑप्शन, द एप्लीकेशन मेड बाय द अब्दुल्ला एंड फिजी कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। तो कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको उनको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 70 बोलते हैं कि जो कंपनी आउटसाइड इंडिया होती है यानी कि फॉरेन कंपनी होगी तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तक फाइल करती है, जो रिक्वायरमेंट रहेगा। देखिए इसमें बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द टाइम लाइन within which the document shall be filed with the registrar considering the provision of chapter number 22 of the Companies Act 2013। चैप्टर नंबर 22 यानी कि फॉरेन कंपनी के बारे में बेसिकली बोलता है। तो वहाँ बोला गया, देखिए जब आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 381 तो वहाँ पर बोला गया है कि आपको 6 मंथ के अंदर जहाँ कहाँ से क्लोजिंग से 6 मंथ के अंदर देखिए ये 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड P&L उनको क्या करना पड़ेगा, अपने ROC को सबमिट कर देना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में 30 डे रहेगा यानी कि ये तो नहीं है, 3 मंथ भी नहीं है, 60 डे यानी कि आपका डी जो होगा वो आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 मंथ के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी आपका आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 10 MCQ को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 71 से लेकर 80 के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन सभी लोगों तक जहाँ तक जिनको इनकी आवश्यकता है और जिनके पास समय कम, एग्जाम से पहले समय कम होता है तो या फिर उनको दिक्कत हो तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एजुकेशन पॉइंट को। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।